तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्क्रीनिंग के बारे में। अब ये स्क्रीनिंग क्या होती है, हमने हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स थे। उन बहुत सारे कंपाउंड में से जो भी हमारे टारगेट को हीट करने वाले एनालॉगस कंपाउंड है, उनका क्या किया, हमने स्क्रीनिंग किया। और स्क्रीनिंग करने के बाद जो प्रॉपर हमारे टारगेट को हीट करता है, उस मॉलिक्यूल का हमने एक्सट्रैक्शन किया, वो मॉलिक्यूल को हमने अलग से निकाल लिया। अब ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स बच गए। और मोर प्रॉपरली जो भी हमको डिफाइंड टारगेट के ऊपर हिट करता है, तो वैसे मॉलिक्यूल को हमने आइडेंटिफाई किया, वैसे मॉलिक्यूल को हमने एक जगह पे सेपरेट कर दिया। मतलब हमने क्या किया, स्क्रीनिंग किया। जिस जिस तरह से जॉब के टाइम पे, जॉब इंटरव्यू के टाइम पे स्क्रीनिंग की प्रोसेस होती है ना, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें से कुछ गिने चुने कैंडिडेट जो कि एलिजिबल है हमारे क्राइटेरिया को, उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद उनको क्या करते हैं, उसमें से एक का हम सिलेक्शन करते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया, स्क्रीनिंग प्रोसेस से एक का सिलेक्शन किया। मतलब हमारे पास हमारी लीड मिल गई। लीड क्या है, हमारा एक्चुअल कंपाउंड जो कि हमारे टारगेट के ऊपर जाके हीट करेगा, ये हुआ हमारा लीड। सो लीड इज एक्चुअली द कंपाउंड विच हीट द टारगेट। जो टारगेट के ऊपर हीट करने वाला है, उसका कंपाउंड को बोलते हैं लीड। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास लीड हमको मिला, अब हम आगे आगे चल रहे हैं ड्रग डिजाइनिंग की। शुरुआत में हमने डिसीज मैकेनिज्म स्टडी किया था, उसका ऐसे किया था डिसीज किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने स्क्रीनिंग किया, उस टारगेट को हीट करने वाले, टारगेट का आइडेंटिफिकेशन किया, टारगेट को हीट करने वाले जो भी पॉसिबल कंपाउंड्स थे, उनका ऐसे किया था। उसके बाद में जो भी कंपाउंड्स थे, उन ऐसे में से हमने क्या किया, पॉसिबल टारगेट जो कि हमारे टारगेट को हीट करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हमने सेपरेट किया। अब उसी सेपरेटेड कंपाउंड का हमको क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन। अब मोबाइल में आपको या फिर लैपटॉप में ऑप्टिमाइजेशन करके एक कोई फंक्शन होता है। मोबाइल में होता है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें क्या करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जो भी बिन काम के हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनको क्या करता है, मोबाइल डिलीट कर देता है या फिर फोर्स स्टॉप उनको कर देता है। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास लीड है, उस लीड में से हमको वही अ, उसका कैरेक्टर सेपरेट करना है, उसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करना है, ताकि उसका हम ऑप्टिमाइजेशन कर सके, मतलब उसको कैरेक्टर को और इम्प्रूव कर सके। सो लीड ऑप्टिमाइजेशन इट इम्प्रूव्स द एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। लीड ऑप्टिमाइजेशन में हमको क्या करना है, स्पेसिफिक कंपाउंड की एक्टिविटी हमको क्या करनी है, इम्प्रूव करना है। मतलब अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा या जो भी हमारा कंपाउंड होगा, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरली सिंप्लीफाइड करेंगे, उसका ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसका रीडिफिनिशन करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, उसका रीडिफाइनिंग हमको यहाँ पे करना है। अब रीडिफाइनिंग हमको क्यों करना है, हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो, उस ऐसे सब्सटेंसेस उस कॉम्प्लेक्स के हो जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हो। तो ऐसे कंपाउंड को हमको क्या करना है, निकालना है, उसके ऐसे पार्ट को हमको रिमूव करना है। जो भी हमारा काम का पार्ट है, उसको सिंप्लीफाइड करना है। और जो भी हमारा उस कंपाउंड में से काम का पार्ट है, जो एक्चुअल जाके टारगेट को हिट करता है, उसको हमको रीडिफाइन करना है। सो हीट ऑप्टिमाइजेशन इज एक्चुअली अ बॉटलनेक प्रोसेस। अब बॉटलनेक प्रोसेस में क्या होता है, अब कंसीडर कीजिए एक बॉटल को। अब एक बॉटल को कंसीडर कीजिए और उसके नेक को कंसीडर कीजिए। अब जो भी उस बॉटल में पानी है, पानी कहाँ से जाएगा, पानी कहाँ से पिया जाएगा, उस नेक में से ही जाएगा ना। एक उस नेक में से उस बॉटल की मुंह की तरफ जाएगा और हम उस पानी को पी सकेंगे। मतलब उस पानी को बॉटल से बाहर निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। हाँ, ऐसे हम बॉटल को फोड़ने की, तोड़ने की हम बात यहाँ पे नहीं कर सकते। कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बॉटल नेक मतलब क्या होता है, हमको जो भी पानी पीना है उस बॉटल से, वो कहाँ से जाएगा, उसके नेक में से ही जाएगा ना। उसी तरीके से ड्रग डिजाइनिंग की प्रोसेस को लीड ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को हम स्किप नहीं कर सकते। ये ड्रग डिजाइनिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है, ये लीड ऑप्टिमाइजेशन होती है। हमको क्या करना है, लीड का ऑप्टिमाइजेशन करना है, हमको उसकी एक्टिविटी इंप्रूव करनी है, उस कंपाउंड का रीडिफिनेशन करना है। सो इट इज अ बॉटलनेक प्रोग्राम ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। सो रीडिफाइनिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंफर्म हीट टू इम्प्रूव द ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या करना है, हमको ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो रीडिफाइन करना है। सो रीडिफाइनिंग द कंपाउंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर को रीडिफाइनिंग करना है यहाँ पे। सो लीड ऑप्टिमाइजेशन इज अ बॉटलनेक ऑफ ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम।
सो इट इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को सबसे ज्यादा ड्रग डिजाइनिंग में वक्त लगता है, क्योंकि हमको यहाँ पे ड्रग की एक्यूरेसी बढ़ानी है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ाना है। सो यहाँ पे लीड ऑप्टिमाइजेशन इज द एम्पेरिकल, कॉम्बिनेटोरियल एंड रैशनल प्रोसेस। अब एम्पेरिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? दिस ऑल प्रोसेस बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ये सभी जो प्रोसेस होती है लीड ऑप्टिमाइजेशन की, इसको यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का तुक्का हम नहीं लगा सकते, कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लीड ऑप्टिमाइजेशन हमको करना है तो एनिमल मॉडल्स पे, एक्चुअल एनिमल मॉडल्स पे प्रैक्टिकली हमको लीड ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस ये यहाँ पे करना होता है। एम्पेरिकल मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, नॉट ऑन दी आइडियाज। ये एक कॉम्बिनेटोरियल प्रोसेस है, मतलब सिलेक्शन ऑफ गिवन एलिमेंट्स, गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लार्जर नंबर। बहुत सारे कंपाउंड्स में कंपाउंड के कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, उसमें से स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल में से हमको प्रॉपर ऑप्टिमाइज मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। और ये एक रैशनल प्रोसेस है। इसका मतलब होता है इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक। ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड होती है, साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। सो ऑप्टिमाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द कंटिन्यूअस मल्टी स्टेप प्रोसेस बेस्ड ऑन नॉलेज गेन एंड ईच स्टेप। जब हमने टारगेट का स्टडी किया था, ड्रग के डिसीज मैकेनिज्म का स्टडी किया था, उस सब के इंफॉर्मेशन की जरूरत हमको लीड ऑप्टिमाइजेशन में पड़ती है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। सो देयर आर एनालॉग्स आर सिंथेसाइज। एनालॉग्स सिंथेसाइज मतलब क्या होता है? एनालॉग मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ही लीड के ऊपर, मतलब लीड के जैसा ही दिखने वाला है, थोड़े से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, थोड़े से उसमें कुछ चेंजेस वहां पे होते हैं। So the testing of analog series gives the quantitative data about the structural activity relationship। मतलब उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का डेटा, यानी कि सार डेटा इसको बोलते हैं। मतलब हमने कोई स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस किया, हमारे पास एक लीड थी, अब इस लीड के स्ट्रक्चर को हमने कुछ मॉडिफाई किया, समझो हमने ऐसे कुछ मॉडिफाई किया। अब इस मॉडिफिकेशन में से कौन सा लीड, ये सब क्या है? उसके एनालॉग, मतलब दिखने में लगभग उसके जैसे है, पर क्या करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज वो दिखाते हैं। तो इस एनालॉग में से कौन सा प्रॉपरली टारगेट के ऊपर हिट करता है, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी का रिलेशनशिप स्टडी करना, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। उसका स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करने के बाद किस तरीके से वो एक्टिविटी दिखाता है, उसका स्टडी यहाँ पे किया जाता है। सो लीड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस इज हाईली इटरेटिव, मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, बहुत सारे कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बहुत ही लार्ज स्केल पे हमको डेटा यहाँ पे एनालाइज करना होता है। सो इट इज मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल प्रोसेस, मतलब कितने टाइम बाद कितना टारगेट के ऊपर हिट हुआ, इस तरीके के वेरियस कैलकुलेशंस यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं। सो लीड्स आर असेस्ड इन द फार्माकोलॉजिकल एसे फॉर देयर ड्रग लाइकलीनेस, मतलब एक ही कैरेक्टर देने वाले अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हमारे पास हो सकते हैं, तो उसमें से प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड कंपाउंड, प्रॉपरली एब्जॉर्बेबल, प्रॉपरली हीट करने वाला, कम टाइम में टारगेट को हीट करने वाला, ऐसा कौन सा कंपाउंड है, उसका हमको क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। सो मेडिसिनल केमिस्ट ये जॉब करते हैं। सो मेडिसिनल केमिस्ट चेंज द लीड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन these results in other optimized pharmacological properties such as bioavailability and stability। मतलब बायो अवेलेबिलिटी, बॉडी में जाने के बाद वो हर सेल को कितना अवेलेबल होता है, और बॉडी में जाने के बाद उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, इन सब का स्टडी हमको यहाँ पे करना होता है। सो ये सब जॉब कौन करते हैं? ये सब जॉब करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट। सो मेडिसिनल केमिस्ट एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है, जो कि हमारे इस बहुत सारे कंपाउंड का यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे वेरियस तरीके की मॉलिक्यूलर मॉडलिंग यहाँ पे होती है, ड्रग्स का मॉलिक्यूलर मॉडलिंग किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को, स्पेसिफिक कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी किया जाता है, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। हर ड्रग के स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स को, मतलब क्या स्पेसिफिक ड्रग किसी जीनोम के ऊपर जाके
एक्ट करता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक जीनोम, जीनोम के बाद जीनोम से जो भी प्रोटीन कोड होने वाला है उसका 3D स्ट्रक्चर प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी, सो कॉम्पिटेशनल बायोलॉजी का भी यहाँ पे स्टडी किया जाता है। मतलब एक ऐसी तरीके का स्पेसिफिक अल्गोरिदम यहाँ पे स्टडी किया जाता है जो कि हमारे दिए हुए डेटा से हमको क्या करता है, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट या स्पेसिफिक आउटकम यहाँ पे दिखाता है। सो समझने की बात सिर्फ इतनी है। पंगा तो ले लिया व्हाइट कलर में से करने के बाद, तो कलर ही गायब हो गया। चलो आगे वापस। Okay, so medicinal chemistry blends synthetic chemistry, molecular modeling, computational biology, structural genomics, pharmacology to discover and design a new drug and investigate their interaction with other molecules, cellular and whole organism. मतलब ड्रग बॉडी में जाने के बाद वो हर एक सेल के ऊपर, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर या होल ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी या मेटाबॉलिज्म के ऊपर किस तरीके का स्टडी, किस तरीके का इफेक्ट डालता है, इसका स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री ये सिंथेटिक केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर ऑफ एवरी प्रोटीन गिवन बाय द जीनोम, द स्टडी ऑफ, या इन सब का स्टडी करना, मतलब हर जीनोम किस तरीके का प्रोटीन बना सकता है। हो सकता है ना एक आधा हमारा लीड हो जो कि जीनोम के ऊपर जाके एक्ट करे। सो इन सब का स्टडी होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री कंबाइंस एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज का मतलब जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है उनके नॉलेज के बेसिस के ऊपर ये डिसीजन देता है। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री कंबाइंस एम्पेरिकल नॉलेज फ्रॉम द स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप ऑफ न्यू ड्रग विथ रैशनल डिजाइन, ऑप्टिमाइजिंग द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। मतलब ड्रग को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इन सब का स्टडी किया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सो मेडिसिनल केमिस्ट इंप्रूव द ड्रग इफिशियंसी। ये कैसे काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? ये ड्रग की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए ये मेडिसिनल केमिस्ट काम करते हैं। सो पर्टिकुलरली विद द रिपीट्स टू स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक ड्रग बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइट्स का, हमारे बॉडी के वेरियस एंजाइम्स का उसके ऊपर इफेक्ट हो ना? ऐसा हो सकता है? यस सर, पॉसिबल हाँ, करते हैं। यस, देयर इज अ मेनी पॉसिबिलिटीज। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ड्रग बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी के वेरियस एंजाइम्स, मेटाबोलाइट्स उस पे जाके इफेक्ट कर सकते हैं। सो स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कोई बता सकेगा क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी? यस, बायो अवेलेबिलिटी मतलब बॉडी में जाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद कितना अवेलेबल वो ड्रग होगा हर एक सेल को या उसके स्पेसिफिक टारगेट को, इसका स्टडी करना मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी का स्टडी करना। ड्रग की स्टेबिलिटी मतलब क्या उस स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर कोई अदर कंपाउंड एक्ट तो नहीं करता है, इसका स्टडी करना। बाय डेवलपिंग मैकेनिज्म बेस्ड प्रो ड्रग। प्रो ड्रग अब डेवलप कैसे कर सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट? अब प्रो ड्रग और सिंपल एक्टिव ड्रग में डिफरेंस है। प्रो ड्रग क्या करते हैं? प्रो ड्रग जो है वो एंगल्फ करने से पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही वो बॉडी में जाएंगे, जैसे ही बॉडी में वो डाइजेस्ट होंगे, कोई मेटाबोलाइट्स, कोई मेटाबॉलिज्म वाली एक्टिविटी की वजह से उस ड्रग का एक्टिवेशन ये होता है। और एक्टिवेशन होने के बाद मतलब ड्रग बॉडी में जाने के बाद एक्टिवेट होती है और उसके बाद वो उसका काम करती है, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। और एक्टिव ड्रग सीधा सीधा ड्रग लो, ब्लड में सीधा सीधा ड्रग जाएगी। सो ड्रग टेक्स इफेक्ट डायरेक्टली, इसका मतलब होता है एक्टिव ड्रग। प्रोड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि बॉडी में जाने के बाद उसके ऊपर कोई चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्यों मॉडिफिकेशंस होते हैं? क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी चलती है, बहुत सारे एंजाइम स्टमक में होते हैं, बहुत सारे एंजाइम इंटेस्टाइन में होते हैं। उसके ऊपर कोई एंजाइम्स या ऐसे
बहुत सारे कंपाउंड्स उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। तो इसके वजह से प्रोड्रग क्या प्रोड्रग ये इस्तेमाल होता है। सो प्रोड्रग्स आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट इट अंडरगो chemical transformation either in the bloodstream or to the specific tissue such as liver। लीवर के पास जाने के बाद अब आपको पता है लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है बेटा, क्या होता है लीवर का फंक्शन? सर लीवर तो वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ डाइजेशन, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, यस, वेरी जो गुड, कि ओके, थैंक यू। सो प्रोड्रग क्या होते हैं, लीवर में जाने के बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब उसका टॉक्सिक कंपाउंड निकाला जाता है और हो सकता है उसका एक्टिव कंपाउंड जो भी एक्टिव मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो, और रिलीज होने के बाद वो उसके टारगेट के ऊपर जाके हीट करे। तो इसी तरीके के प्रोड्रग का डिजाइनिंग, प्रोड्रग जो है ये इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। अब साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्रग, क्योंकि अगर एक्टिव ड्रग हमने बना लिया उसकी टॉक्सिसिटी लेवल ज्यादा हो सकती है ना। प्रोड्रग में क्या होता है, उसके ऊपर वेरियस एंजाइम्स हम ऐड कर सकते हैं, तो उसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी में भी कम यहाँ पे हो सकती है। सो अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन बायोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर रिलीज व्हिच आर एक्चुअल ड्रग्स। सो उसके बाद में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उनमें और बायोलॉजिकली एक्टिव हम यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स का रिलीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एनिमल पीके पीडी एडीएमई। एनिमल फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। कोई बताएगा फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? चलो, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है फेट ऑफ सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एखादा सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डालने के बाद उसका फेट मतलब फ्यूचर किस तरीके से होगा, इसी का स्टडी मतलब होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका स्टडी करना मतलब होता है फार्माकोडायनेमिक्स। उसका एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, इन सब का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, इसका स्टडी करना हमको जरूरी होता है। अब समझो हमने कोई लीड तैयार कर ली। अब लीड को हमने डायरेक्ट तो हम ह्यूमन के ऊपर ट्राई तो नहीं कर सकते है ना, ह्यूमन के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते। उसके ह्यूमन के ऊपर ट्राई करने से पहले उसका एब्जॉर्प्शन, बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, बॉडी में ड्रग जाने के बाद उसका फेट किस तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म उस ड्रग का किस तरीके से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग का काम होने के बाद ड्रग बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट होता है, ये सब लीड ऑप्टिमाइजेशन में स्टडी करते हैं। तो लीड ऑप्टिमाइजेशन में ये सब क्यों स्टडी करते हैं, क्या हम स्पेसिफिक लीड का एब्जॉर्प्शन रेट, डिस्ट्रीब्यूशन रेट, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या उस जो ड्रग है हमारा क्या उसका फेट हम चेंज कर सकते हैं, और उसका इफेक्ट बॉडी पे किस तरीके से होता है, उसका स्टडी करने के बाद हमको पता चलता है क्या उस ड्रग का और कोई चेंजेस करके और कोई केमिकल मॉडिफिकेशंस करके क्या उसको हम और प्रॉपरली और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों की स्टडी करना जरूरी होता है। सो लीड मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत तरीके से एनिमल मॉडल्स में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लीड मॉलिक्यूल इंट्रावेनस हो सकता है, इंट्रापेरिटोनियल हो सकता है, सबक्यूटानियस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, रेक्टल हो सकता है, इंट्रानेसल हो सकता है। इनहेलेशन करके भी लीड मॉलिक्यूल्स को बॉडी में भेजा जा सकता है, ओरल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई ट्रांसडर्मल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर टॉपिकल मतलब जहाँ पे जरूरत हो उस जगह पे भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से लीड मॉलिक्यूल जो है वो वेरियस रूट से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। सो द मेन मॉडल आर यूज्ड आर रोडेंट। आप सभी को पता है फार्मासिस्ट की या फिर एनिमल बायोलॉजिस्ट की सबसे प्रॉपर सबसे जो पसंदीदा एनिमल्स है वो कौन से होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, रैट होते हैं। पर
कभी कभी डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है, पिग्स का इस्तेमाल किया जाता है, मोर रेयरली मंकीज का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल एथिकल कमेटी से इन सब की परमिशन ली जाती है और हमको प्रूव करना होता है कि क्यों यही एनिमल मॉडल्स का हमको यूज करना जरूरी है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑन होल ऑर्गेनिज्म। जो भी अब हम लीड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बॉडी में, तो उसका पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म पे किस तरीके से इफेक्ट होता है, इनका स्टडी करना यहाँ पे जरूरी है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे मॉडल एनिमल मॉडल्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया। तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो नया ड्रग है उसका ह्यूमंस में किस तरीके से बिहेवियर होगा। आपको पता है कि रैट को एक्सपेरिमेंटल मॉडल एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, हमारे बायोलॉजी में, जूलॉजी में रैट्स को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं एज ए एक्सपेरिमेंटल मॉडल? सर रैट एज अ एक मैमल है, उसके वजह से उसका जो कंपोजिशन ज्यादा वैरी नहीं करता। दूसरा टाइम पीरियड उसका जो रिप्रोडक्शन लाइफ है वो भी कम है, तो इजी जाता है स्टडी करने के लिए। ओके, चलो थैंक यू गोपाल। सो पीकेपीडी एंड एडीएमई ये सब जो प्रोसेस है, ये सब एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इनको टाइम बहुत लगता है, इनका लिमिटेड थ्रूपुट होता है, इनको स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस की जरूरत होती है, वेरियस प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है जिससे हम प्रॉपरली उस लीड का डिलीवरी यहाँ पे कर सकते हैं। रेडियो आइसोटोप्स की यहाँ पे जरूरत होती है। अगर कोई मॉलिक्यूल हमको बॉडी में भेजना है, अब बॉडी में कहाँ पे वो जाएगा, तो इसका कैसे पता चलेगा हमको कि हमको क्या करना है, वहां पे रेडियो लेबलिंग हम वहां पे कर सकते हैं, ताकि हम उसकी जो भी एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म हो, किस तरीके से चलता है उसको हम ट्रैक कर सके। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, होल बॉडी स्टेनिंग का या फिर क्रोमेटोग्राफी का भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये जो है वो डिटेल में स्टडी किया जाता है। तो कौन से पैरामीटर्स है जो कि हमको यहाँ पे स्टडी करने हैं? सो हमको स्टडी करना है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बायो अवेलेबिलिटी, बॉडी में जाने के बाद वो कितना अवेलेबल है उसके टारगेट के लिए, उसकी प्रोटीन बाइंडिंग, टारगेट के ऊपर बाइंडिंग किस तरीके से होती है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है और हाफ लाइफ कितनी है, मतलब कितने टाइम बाद वो डिग्रेड होगा। मैक्सिमम सीरम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सीरम में जाने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, वो कितने ज्यादा प्रॉपरली पूरे बॉडी में एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो टोटल एक्सपोजर और एरिया अंडर कर्व, इसका स्टडी किया जाता है यहाँ पे। क्लियरेंस, मतलब बॉडी से किस तरीके से वो क्लियर होता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरे ड्रग के साथ क्या वो इंटरेक्ट करता है, या मल्टी कंपार्टमेंटल एनालिसिस ऑफ ब्लड, लिवर एंड अदर टिश्यू। यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स ब्लड के, लिवर के और अदर टिश्यूज के यहाँ पे स्टडी किया जाता है। क्या लिवर के ऊपर किसी ने डैमेज किया, क्या किसी टिश्यू के ऊपर डैमेज किया। बहुत सारे मल्टी कंपार्टमेंटल एनालिसिस, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स का एक ही टाइम पे एनालिसिस वहाँ पे होता है। सो इस तरीके से लीड ऑप्टिमाइजेशन हमको करना है। उसके बाद स्टडी करते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन में टॉक्सिसिटी। अब स्पेसिफिक कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई किया, वो किसी एनिमल मॉडल के ऊपर दिया, तो क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी किए, क्योंकि वो सब कहाँ से लिया हमने, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा या फिर कोई नेचर से डिराइव किया होगा, कोई कंपाउंड लाइब्रेरीज में, वो हो सकता है ना कि वो टॉक्सिक सब्सटेंस हो, तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हमको स्टडी करना होता है। सो टॉक्सिसिटी का स्टडी मतलब क्या होता है, toxicity is a degree to which a substance or a mixture of substance can harm humans or animals। मतलब यहाँ पे हमको स्टडी क्या करना है एक्चुअली, वो क्या ह्यूमन और स्पेसिफिक हमारे एनिमल मॉडल्स को क्या वो हार्म करता है या नहीं, उसका हमको यहाँ पे स्टडी करना है। सो एक्यूट टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व हार्मफुल इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म थ्रू सिंगल और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। हम दो तरीके के टॉक्सिसिटी यहाँ पे स्टडी हमको करना है। पहली होती है हमको एक्यूट टॉक्सिसिटी, मतलब स्पेसिफिक लीड मॉलिक्यूल को, स्पेसिफिक कंपाउंड को शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमने किसी एनिमल के ऊपर एक्सपोज किया तो कैसा इफेक्ट दिखाता है, कितनी उसकी टॉक्सिसिटी है, उसका स्टडी करना मतलब होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी। उसके बाद में आता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद क्या वो कैंसर जैसी बीमारियां डेवलप करता है या कोई एलर्जिक रिएक्शन वो दिखाता है कंटिन्यूस एक्सपोजर के बाद, इसका स्टडी होता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी में।
So toxicity screening includes P45 असे, MTT like cytotoxicity असे, effect on cardiac HERG channel. अब सर बोलोगे ये भाई ये कितना स्टडी है, क्या है इसमें, कोई बताएगा? P45 साइटोक्रोम P45 का नाम सुना है किसने? सॉरी P450 का नाम सुना है किसने? यस सर। यस, क्या होता है ये? सर ये कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है सर, प्रोटीन रहता है। अच्छा, कोई और बताएगा मोर प्रॉपरली? सुहास अच्छा ट्राई था, और दूसरा कौन बताएगा? चलो, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स या फिर डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर, लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या फिर सुना तो होगा। चलो सिंपली इतना समझ लो, P450 ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली लीवर टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर किसी ड्रग आया हमारे पास, वो पोलर नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। आपको पता है ड्रग्स नॉन पोलर होते हैं, अगर इसको एक्सक्रीट करना है हमको, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो ये अल्टीमेटली क्या करता है, नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है। मतलब अल्टीमेटली ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ये कराता है। सो P450 की एक्टिविटी का ऐसे हमको यहाँ पे करना होता है। अब MTT लाइक साइटोटॉक्सिसिटी, अब अभी के लिए इतना समझ लो, MTT लाइक साइटोटॉक्सिसिटी इसका मतलब होता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का स्टडी। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का स्टडी मतलब MTT। सो उसके बाद में HERG चैनल का नाम तो सुना होगा ना? कोई भी नेट सेट की पढ़ाई नहीं करता, एग्जाम है 27 को, कौन कौन दे रहा है? सर 27 सेट की एग्जाम 27 दिसंबर। चलो लेट इट बी, उसके बाद में डिस्कस करेंगे उसको। सो इफेक्ट ऑन कार्डियक HERG, अभी के लिए इतना समझ दो, HERG एक पोटेशियम चैनल होता है, और HERG जो होता है वो हार्ट बीटिंग को रेगुलेट करता है। तो साइटोटॉक्सिसिटी में हमको P450 का ऐसे, MTT लाइक साइटोटॉक्सिसिटी का ऐसे, HERG जो कार्डियक HERG चैनल के ऊपर है उसका उस ड्रग के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट होता है उसका स्टडी करना। और उसके बाद एनिमल मॉडल्स में हमको स्टडी करना होता है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, कितना डोज जो है वो स्पेसिफिक एनिमल को टॉलरेट हो सकता है उसका स्टडी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बॉडी वेट, फूड इनटेक, ब्लड केमिस्ट्री, इन जैसे सभी फैक्टर्स का हमको यहाँ पे स्टडी करना होता है। सो यहाँ पे हमने टॉक्सिसिटी टॉपिक खत्म कर लिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं फॉर्मुलेशन और डिलीवरी। अब द फॉर्मुलेशन एंड डिलीवरी ऑफ ड्रग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। अब फॉर्मुलेशन में क्या करना होता है हमको, जो भी हमने ड्रग हमको अब किसी स्पेसिफिक एनिमल में हमको ड्रग क्या करना है, ड्रग उसके ऊपर उसको ड्रग का डोज देना है। अब ड्रग का डोज तो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसके ड्रग सिंपली एक लीड मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंपली एक स्पेसिफाइड कंपाउंड होता है, सिंपली एक छोटा सा कंपाउंड होता है, मिलीग्राम्स में हमारे कंपाउंड हमने इन्वेंट किया था। तो उसको क्या करना है, उसके साथ हमारे कुछ फिलर्स हमको देना है। फिलर्स मतलब उस ड्रग का वेट इंक्रीज करने के लिए, उसको कुछ प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए या फिर खाने के लिए उसके साथ कोई अदर कंपाउंड्स हमको अटैच करना है। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से हम ड्रग का डोज प्रॉपरली स्पेसिफिक एनिमल मॉडल्स के ऊपर पहुंचा सकते हैं। जैसे कि ओरल डिलीवरी के लिए यहाँ पे हमको स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस करना यहाँ पे जरूरत है। सो इफ द फॉर्मुलेशन सब्सटेंस आर नॉट जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेफ, सो फॉर्मुलेशन सब्सटेंस को हमको प्रॉपरली सेफ फॉर्मुलेशन सब्सटेंस, ऐसे फॉर्मुलेशन सब्सटेंस जो कि उस स्पेसिफिक ड्रग के साथ अटैच होने के बाद कोई नया ड्रग इन्वेंट ना करे, ऐसा
अगर ऐसा हुआ कि हमने ऐसा कोई फिलर उसके साथ डाल दिया, ड्रग के साथ डाल दिया, जो कि उसके साथ इंटरेक्ट करे और कोई नया कंपाउंड तैयार करे और जिसकी वजह से वेरियस साइड इफेक्ट्स उस एनिमल को हो, तो ऐसा फिलर्स नहीं चाहिए ना हमको। तो सेफ फिलर्स हमको या फिर सेफ फॉर्मुलेशन उसका हमको करना है। सो देयर टॉक्सिसिटी मस्ट बी चेक। इन फैक्ट साइड इफेक्ट सच एज लोकल इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, इस सभी फैक्टर्स का हमको स्टडी यहाँ पे करना होता है। सो फॉर्मुलेशन सब्सटेंस माइट एग्जिबिट डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी देन एक्चुअल ड्रग। हो सकता है कि फॉर्मुलेशन डालने के बाद उस स्पेसिफिक लीड मॉलिक्यूल की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो, कोई उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर स्टेबिलिटी में फर्क आए। सो हमको ऐसा फॉर्मुलेशन ढूंढना है जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक टारगेट लीड का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो, उस स्पेसिफिक ड्रग का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। सो ये हुआ फॉर्मुलेशन के बारे में। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक लीड ऑप्टिमाइजेशन खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम ड्रग का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से लॉज, कौन से केयर हमको लेनी है, इस सब का हमको स्टडी करना है। यहाँ पे क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यस सर। यस सुहास, चलो बोलो पटाख से। सर डाउट नहीं, क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बेटा। बट ड्रग डिजाइनिंग से रिलेटेड नहीं है, वैक्सीन रिलेटेड है। कौन सा? सर ये जो वैक्सीन जो रहती है वो जिसको कुछ उसका जो वायरस का इन्फेक्शन हो गया उनको देते हैं कि जिनको हुआ नहीं उनको देते हैं? हाँ ये ड्रग जो है ना, जिसको डिसीज मॉडल हमने पहले ही स्टडी किया ना, हमको शुरुआत में क्या चाहिए, डिसीज मॉडल चाहिए, और वो कैसे तैयार करते हैं पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। आई थिंक सेकंड लेक्चर में हमने डिसीज मॉडल किस तरीके से डेवलप करते हैं उसका स्टडी हमने किया था। डिसीज मॉडल डेवलप होने के बाद जो है वो ड्रग उनको दिया जाता है। अब नॉर्मल एनिमल मॉडल को तो नहीं दे सकते ना। अगर नॉर्मल एनिमल मॉडल को हमने कोई लीड मॉलिक्यूल दिया तो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा वो तो हम पता नहीं कर सकते ना। उसका प्रॉपरली एनालिसिस करने के लिए डिसीज मॉडल का ही हमको रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा। क्लियर है सुहास? यस सर। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो अगले लेक्चर की इंफॉर्मेशन गोपाल आपको दे देगा कब अगला लेक्चर होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 ही पॉइंट अभी बचे, 2 पॉइंट जल्दी से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एक एमसीक्यू वाली टेस्ट लेंगे। सो सब लोग पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओके ओके, थैंक यू, सी यू एंड गुड बाय। सर हाँ हाँ यस चेतना। सर आप रेफरेंस मैं गोपाल को फॉरवर्ड कर दूंगा और गोपाल सबको ग्रुप के द्वारा फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है गोपाल? ओके सर। ओके, थैंक यू।